For example, if there are 200 seats for the CSS, you are supposed to be among the 40-50,000 people who are appearing in that exam, and there are only 200 people who will get allocated. You may be among those 49,000 or 39,800 people who are not going to be selected. We need to be mentally prepared for that, and we should have a backup. Not necessarily backup in the form of any government job or business, backup in our mind that if I am not selected, what I'm gonna do. And there is always a time कि आप एक fresh start ले सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपको लाइफ के हर सेगमेंट, लाइफ के हर पहलू के बारे में गाइड कर सके। समटाइम्स हम बात करते हैं HR से रिलेटेड, मीडिया, हेल्थ, एजुकेशन, यानी हर सेगमेंट पे बात करते हैं ताकि आप इससे फायदा हासिल कर सकें। आज भी हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे। जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, हम अपनी आफ्टर मैट्रिकुलेशन या आफ्टर ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कैसे PMS की तरफ जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। सैयद जम्मुल हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं जो कि PMS हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट कलेक्टर हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर भी हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं क्योंकि फील्ड बड़ी ही दिलचस्प भी है लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल भी है, तो हम इसके हवाले से सर से बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आपकी जो फील्ड है, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, बड़ी ही मुश्किल, मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है, तो आपका ये सफर स्टार्ट कब हुआ? मैं चाहती हूँ थोड़ी सी अपनी स्टोरी हमें बताएं कि आपने कब ये इनिशिएटिव लिया, सोचा कि भाई नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और थोड़ी एफर्ट कर लेनी चाहिए। एक्चुअली बिलखसूस जो हमारे देहातों के लोग हैं ना, इनके अंदर एक कंसेप्ट होता है, आई विल बी अ बिट सार्कास्टिक फॉर द स्टूडेंट्स, सो व्हेन इट कम्स टू द शो दे कैन एंजॉय दिस। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अफसर होए जिहड़ा पटवारी नूं फ़ोन करे तो फर्द बना के दे देवे, SHO नूं फ़ोन करे तो पर्चा दे देवे। तो ये दो चीज़ें हमारे पंजाब का, हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के काम करवाने के लिए अपने आप को शो करना पड़ता है, यस आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। तो बहरहाल यही मेंटालिटी हमारे देहातों में भी यही थी, हमारे शहरों में भी यही थी, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में लाइक कराची तो अब और इस्लामाबाद तो ये काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो गई है मेंटालिटी, लेकिन अभी भी हमारे जो अक्सर शहरों में एग्जिस्ट करते हो। सो हम भी ऐसे ही थे, और जब हम FSC कर रहे होते हैं तो तब हमारे ज़हन में ये आ रहा होता है कि शायद हम लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने भी FSC प्री मेडिकल के साथ की इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर बनूंगा। MBBS में तो एडमिशन हुआ नहीं पाकिस्तान में, एंड देन DVM कर लिया। DVM करने के बाद एहसास हुआ कि यार आई एम नॉट मेंट टू बी अ गाय जो कि साइंसेस के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता। तो मैंने कहा अच्छा चलें थोड़ा स्विच करते हैं। आई वेंट फॉर MS इन बायोटेक्नोलॉजी, बट स्टिल मज़ा नहीं आया। एंड देन इन 2015 आई वाज देयर इन इस्लामाबाद परसुइंग माय MS इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मीनवेल मुझे पता चला उस टाइम पे कि जी सिविल सर्विसेज नाम की भी चीज़ होती है। आई वाज 25 एट दैट टाइम। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया PMS का, आई क्वालिफाइड दैट, बट कुड नॉट सिक्योर एलोकेशन। इंटरव्यू के अंदर वही जो हम देहाती बच्चे होते हैं, ग्रूमिंग के मसले और दीगर, तो वो चीज़ें चल रही थी। एंड देन जो है उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब इसी फील्ड को आगे परस्यू करना चाहा। तो मीनवाइल फिर 2016 में दिया, 17 में दिया। गुड थिंग ये है, बताते हुए बात को शर्म भी आती है कि आप पहली अटैम्प्ट में क्यों नहीं एलोकेट हुए, लेकिन ये है कि मैंने जितनी बार एग्ज़ाम दिया मैंने उसको क्वालिफाई किया, एंड एट लास्ट आई गॉट एलोकेटेड एज एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर इन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। सो आई वाज सिलेक्टेड बैक इन November 2018, and since then I am in civil services.
बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, क्योंकि अपनी ऑप्शंस हमारे पास नहीं होती तो डाइवर्सिटी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसी पे हम बेसिकली मैं आज बात करना चाहती हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर हमारे पेरेंट्स की तरफ से गाइड नहीं किया जाता, हमें हमारे टीचर्स की तरफ से नहीं किया जाता। अक्सर बच्चों के माइंड में यही है, मैट्रिक के बाद या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसके बाद कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन ये है कि मॉडर्न इरा में काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ हम स्पेसिफिकली बात करें, जैसे माशाल्लाह से आप सिविल सर्विसेज में गए, लेकिन उससे पहले आपने सब्जेक्ट्स डिफरेंट स्विच किए। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई मेट्रिकुलेशन के बाद इस तरफ आना चाह रहा है, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है और उसकी बेसिक डायरेक्शंस क्या हैं? ओके, जो हमारी सिविल सर्विसेज है ना, इसके लिए जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है, बी दैट इंजीनियरिंग, बी दैट MBBS, बी दैट एनी BA, MA, BS ऑनर्स और even simple 2 years BSc, you are eligible for civil services exams that are two in Pakistan. What is at federal one is at federal level, that is Central Superior Services called CSS, and the other one is at provincial level, that is called Provincial Management Services, PMS. So these two are actually competitive exams जिनके ज़रिए से लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा होता है, और ये जनरलाइज्ड एक रेस होती है। तो इसके अंदर कोई बंदा भी किसी भी बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक़ है तो वो इसको कर सकता है। तो लेकिन इसका अपना एक एग्ज़ाम होता है और इसके अंदर 1200 मार्क्स का रिटन पेपर होते हैं। तो जो उनको क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है आपकी फील्ड से रिलेटेड। तो जो लोग साइकोलॉजिकल में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर उनकी एक रिपोर्ट बनती है, इंटरव्यूज़ को दी जाती है, उसके मुताबिक फिर उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसके बाद रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के तो फिर ये बनाया जाता है। तो द क्वेश्चन कि एक बच्चा FSC करके आ गया तो उसे क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो यहाँ पे हमें हेल्प कर रहे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन बच्चों ने सिविल सर्विसेज तरफ आना है, दे शुड गो फॉर LLB ऑनर्स, दे शुड गो फॉर BS इन इकोनॉमिक्स, दे कैन गो फॉर BS इन पॉलिटिकल साइंस, दे कैन गो फॉर BSIR and BS English literature. Urdu literature even can help in this regard, because when it comes to CSS PMS you are supposed to have knowledge of all aspects of life, and when you go for literature, political science, that covers all the spheres of your knowledge. So I suggest to the viewers that if they want to go for civil services and they are planning and they are at school or college level, they need to go for these subjects. Okay, that's great. अच्छा सर, अगर कोई बच्चा, जिस तरह से आपने कहा हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो FSC कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इवन जो स्पेशली उसकी प्रिपरेशन होती है उसके कुछ क्राइटेरियाज तो आपने बताए। उसमें एक चीज़ है जहाँ आपने भी बताया कि हम इंटरव्यूज़ में लैग कर जाते हैं, कि हम रिटन क्लियर कर जाते हैं लेकिन जो इंटरव्यूज़ में फ्लॉज आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा बच्चों को स्पेशली मैं चाहूँगी कि जो भी है हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन होती है आपकी, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या? Okay, let me clear here कि there are people who are studying for like 5 to 7 years after their graduation, after their MS, MPhil or MSc, and they are sitting here in Lahore and they are unable to qualify even written exam. So when we say that written exam is easy, or I was the one who qualified the written exam, I was around among the 2 or 3% people who could qualify this exam. So it is not easier to qualify the written exam well. And the second, when it comes to interview, yeah, there are many things that are required in the interview. That's your personality, how do you tackle the questions. When you are appearing in an interview, the interviewer is actually looking that how do you respond to an emergency situation, how do you respond to a critical situation, how do you respond if you don't know the answer. Even then you can be selected. I say to my students, I'm teaching to the students of CSS PMS as well, I tell my students that you can get selected even if you don't know answer of a single question in the interview, and you even can be rejected if you answer all the questions correctly. So it is not only the knowledge, it is your presentation, it is your how you present, and actually they are not looking for a person who has scored perfect score. They are looking for a person who can work in
a difficult environment and who has the ability to take decisions at short notices of time. दैट्स ग्रेट, क्योंकि एक इनिशिएटिव लेना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, और जब उस फील्ड में आप जाते हैं तो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट्स का समहाउ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. सर, एक और चीज़ जिस तरह से आपने बताया कि इनिशिएटिवली हमें इसकी प्रिपरेशन और वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो बेसिक क्या है जिस तरह से हमारे बहुत से बच्चे रिटर्न, ठीक है, और बड़े हम सुनते हैं किसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है, किसी को एंजाइटी हो गई है जी, मैं एक दफ़ा फेल हुआ, 2 दफ़ा, मतलब काफ़ी दफ़ा फेल होने के बावजूद हम उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते। तो उसमें आपको क्या लगता है हम कहाँ लैग करते हैं, या किन पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं? उन्हें पिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को एक दफ़ा, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, हम एक दफ़ा पास में वो एक रिजेक्शन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ हमें कुछ ऐसे कोर पॉइंट्स भी बताएं जिन्हें हमें ऐड करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। That's actually your field. Mental health is very necessary for that. And when we are actually preparing for the exam, we forget that there are people who have to fail. There are decided number of seats, and if for example, if there are 200 seats for the CSS, and you are supposed to be among the 40-50,000 people who are appearing in that exam, and there are only 200 people who will get allocated, and you may be among those 49,000 or 39,800 people who are not going to be selected. We need to be mentally prepared for that, and we should have a backup, not necessarily backup in the form of any government job or business, backup in our mind that if I am not selected, what I'm gonna do, and there is always a time कि आप एक fresh start ले सकते हैं. So when I appeared for the third time in the PMS exam, I was very clear that if I'm not selected at this time as well, I'm going to do business. I'm not going for any other civil service or any other government job. I'm not going to do a private job. I'm going for a business. I was mentally ready for that. So I can say कि एक बैकअप आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो सिर्फ एक ही ट्रैक पे हम जाना चाहते हैं कि अगर हम उस ट्रैक पे नहीं चल सके तो इट मींस लाइफ इज एंड, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो इस चीज पे हमें मेरा ख्याल है क्लियर रहना बहुत जरूरी है। And in addition to that, there are motivational speakers who are being hired by the civil service exams, जो academies हैं वो उनको hire करती हैं. There come many people to me and I look at them and I ask them, what do your father do? What does your father do? Then I ask, what is your academic qualification? And then I ask questions from his or her academic qualification. And sometimes I say to him that you should not come here. And I tell some negative aspects of the civil services. This is not because कि मैं कोई सिविल सर्विस के बारे में नेगेटिव हूँ, वो मुझे उस टाइम पे उसे इसलिए बताना ज़रूरी होता है बिकॉज कि मुझे पहचान हो जाती है कि ये बंदे से सिविल सर्विस एग्जाम पास ही नहीं होगा, तो वो बच्चा नहीं कर सकता पास, आपको पता चल जाता। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की एंट्री है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, इसमें लोगों का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो बहुत हाई कर दिया। जब एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो गया तो उसकी वजह से फिर उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और आई नो मैनी पीपल अराउंड मी कि जो पिछले 5-5, 7-7 सालों से बैठे हुए हैं, दे वर इवन प्रिपेयरिंग विद मी and we are about to be promoted to the BS18 in next 1 or 2 years and they are still trying to get into the civil services. सर, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फलां के बच्चे ने CSS या PMS क्लियर कर लिए, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। ये मतलब पेरेंट्स का रोल बच्चों की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ही उसको नेगेटिव की तरफ लेकर जा सकते हैं, पेरेंट्स ही उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हैं। तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एज अ टीचर या एज अ मेंटोर क्या सजेशन देंगे? In my point of view, I suggest to the parents that there are 2 things. एक ही है कि लोगों को सोचना सिखाना, बच्चों को सोचना सिखाना कि आप सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, और एक होता है कि आप उनको कहते हैं कि जी ये सोचें। ये सोचना और सोचना सिखाना ये 2 अलग चीज़ें हैं। हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, व्हाट टू थिंक आपकी डोमेन नहीं है, पेरेंट्स की डोमेन नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो लोग जो हैं बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन करने की आदत डाल दें
और उसके बाद डिसीजन जो है वो उन पे छोड़ दें। एक बच्चा है वो कुछ करना चाह रहा है, उसको उसके पॉजिटिव्स बताएं, नेगेटिव बताएं, दूसरे ऑप्शन के पॉजिटिव चीज़ें बताएं, नेगेटिव चीज़ें बताएं, उसके बाद डिसीजन उस पर छोड़ दें। बिकॉज ज़िंदगी बच्चे ने गुजारनी है और 16-17 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि अगर उसकी सही ग्रूमिंग हुई है तो वो अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेगा और उसको ओन करेगा। वो बाद में अपनी लाइफ में अपनी जो सक्सेस है या फेलियर है उसको ओन करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इट मीन्स कि जो हमारे टीचर्स और मेंटोर्स का रोल है वो एक बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग स्पेशली बीइंग अ यंगस्टर्स या बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट फील्ड कि हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने टीचर के। हमें टीचर जिस तरह से गाइड करेंगे और उसके बावजूद जो कुछ बच्चे हैं अब वो उनका यही होता है कि हमारे टीचर ने ऐसे कहा था, शायद हम इस वजह से नहीं हो सके, हमारे टीचर ने कहा था तुम कर ही नहीं सकते हो, मैंने कोशिश भी की मैं नहीं कर पाया। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो फिर ब्लेमिंग की तरफ भी चले। देयर इज अ कोटेशन एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल वाज ग्रेट बट वाज नॉट ग्रेटफुल टू हिज टीचर। एरिस्टोटल जो है वो ग्रेट आदमी था, लेकिन अपने टीचर्स का अगर वो ग्रेटफुल रहता तो वो कभी भी एरिस्टोटल नहीं बन सकता था। प्लेटो और एरिस्टोटल ये दो आपको ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर बड़े फिलोसफर्स नजर आएंगे। तो सोक्रेट्स इसका टीचर था प्लेटो का। तो अब जब आप प्लेटो को देखते हैं तो जो उसने थ्योरी दे दी थी गवर्नमेंट के बारे में, जो उसने थ्योरी दे दी थी सोसाइटी के बारे में, जो उसने एजुकेशन के बारे में थ्योरी दे दी, तो उस थ्योरी से 100 डिग्रीज दूसरी साइड 180 डिग्रीज दूसरी साइड पे जाके एरिस्टोटल ने इख्तलाफ किया। एंड आज दुनिया प्लेटो को भी जानती है, एरिस्टोटल को भी जानती है, लेकिन एरिस्टोटल के किसी स्टूडेंट को आप नहीं जानते सिवाय सिकंदर आज़म के कि वो उसने दुनिया को जो है ना फतह किया था। तो एरिस्टोटल जो है वो चूंकि अपने उस्ताद से डिफ़र करना जानता था विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ही इज़ ग्रेट। और प्लेटो जो था वो सोक्रेट्स की वजह से ग्रेट था। एंड लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको पूरा राइट है कि आप अपने जो आपके मेंटीज़ हैं उनको ये बताएं कि मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपका डिक्टेटर नहीं हूँ, मैंने आपको किसी डिक्टेट नहीं करनी है, यू आर सपोज टू टेक योर ओन डिसीजंस। जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक और लास्ट चूँकि हम इस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे आते हैं, ये लास्ट मेरा वो होगा कि हमें ऑप्ट क्या करना चाहिए बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैट्रिकुलेशन है, हमारे पास ऑप्शंस हैं आर्ट्स या साइंस, क्योंकि वहीं से मेरा ख्याल है हमारी बेस शुरू से ही, अगर आपने सिविल सर्विसेज में आना है तो एक शुरू से आपकी माइंड मेकिंग भी होती है, आपके सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपको रिलेट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स दैट। फिर सिविल सर्विसेज में आ जाए या किसी भी गवर्नमेंट की फील्ड में जाना है तो आर्ट्स इंपॉर्टेंट है या साइंस, इसका भी थोड़ी सी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, तो मैं चाहती हूँ इसके बारे में भी आप हमें बताएं। Okay, this will be a comprehensive answer. There are two types of education. What is formal education? Second is informal. What we are giving here, that is informal education. And in the sphere of informal education, there is audiovisual aid in the era of internet. There are books available still. There can be study circles. There can be different kind of groups that a person need to join. In universities, let me say this: you may call this a sweeping statement, but I have observed it out of 100, more than 90% people are there who have completed their degrees from different universities and they don't know ABC of their relevant subject. I was asking you about psychology, and I know many people who have done masters in psychology and they are not even they don't even know that who is actually the founder of psychology. They even don't know that the theories of psychology, they don't even know. So this happens, and I'm not saying to you let me be very clear on it. लेकिन ऐसा है कि लोगों को अपने सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ें, जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सेकेंडली ये है कि हमारे यहाँ पे चूँकि किताब पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ पे हम ये समझते हैं, और मैं इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि डिग्री गजीदा तबका पैदा किया है जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। पढ़ा लिखा होने के लिए एक जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट हों और बाकी दुनिया के जितने फील्ड्स हैं उनकी आपको बेसिक होना हो, तो ये बंदा पढ़ा लिखा है। हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास एक रद्दी का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा, जिसे वो डिग्री कहता है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पढ़ा लिखा बंदा। ये जो पढ़ा लिखा बंदा है इसके लिए ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है इस टाइम पे, यूथ बल्ज है पाकिस्तान में। बल्ज से मुराद ये कि हमारे यहाँ ओल्ड लोग भी कम हैं, तो यंग जनरेशन जो बच्चे हैं वो भी कम है, दरमियान में यूथ का एक बल्ज है। ये कव कि अगर आप देखें तो उसे बल्ज कहते हैं।
तो वो जो यूथ बल्ज है, उस यूथ बल्ज के अंदर जो लोग हैं वो डिग्रीफाइड हैं, वो डिग्री ज़दा हैं, डिग्री गुज़ीदा बल्कि मैं कहूँगा हैं, बट दे आर नॉट, वो पढ़े लिखे नहीं है। सबसे पहले तो ये कि अपनी डिग्री जो भी आप कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ें, आपको आनी चाहिए। बट यू आर नॉट सपोज टू से दैट मैं तो सोशियोलॉजी के अंदर जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो जनाब क्रिमिनोलॉजी का नहीं पता। यू कैंट से दैट। आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो केमिस्ट्री की बेसिक्स भूल गई हैं। आपको पता होना चाहिए जो कुछ आपके इर्द गिर्द चल रहा है, इन सारी चीज़ों का आपको डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए। अगर ये आइडिया नहीं होगा तो आप सिविल सर्विस में आएगा। जब मैं कहता हूँ कि मैंने सितंबर 2015 में तैयारी स्टार्ट की CSS-PMS की, और दिसंबर में पेपर थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथे महीने में पेपर थे, एंड मैं पहली अटैम्प्ट में पास कर गया। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी साइंसेज, डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आई न्यू व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं बचपन से पढ़ रहा था उन चीज़ों को, न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था। आजकल तो न्यूज़पेपर का वो खत्म हो गया। तो ये है। एंड इन लास्ट में ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एनर्जी क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जितना बड़ा ये जॉबलेसनेस एक बहरान आया हुआ है, इस बहरान के अंदर हमारी एग्रीकल्चर ने भी सफ़र किया है, इंडस्ट्री यहाँ से इवेजन हो गई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम इंजीनियरिंग करके तो नौकरी कर लेंगे किसी इंडस्ट्री में, तो ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, अगले कुछ अर्से तक भी नज़र नहीं आ रहा। एंड ये जो हमारे पास IT सेक्टर है, तो IT सेक्टर में भी पहले जो वो मिली हुई थी सहूलियात, अब उस पर भी टैक्सेशन स्टार्ट हो गई और उसमें भी कंपटीशन आ गया है। अमेज़ॉन को आप देख रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली मियां चन्नू और साहिवाल के साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो देन आ जाके आपके पास बचती हैं सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी भी गिनी चुनी है। तो उसके लिए अगर आपने प्रिपेयर होना तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ने की आदत डालें, ये और इसके अलावा लिटरेचर पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, पोइट्री पढ़ें। ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो देन जाके मैं समझता हूँ कि जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो वो एक उनकी पर्सनैलिटी में होल आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल करता हूँ, जो कार्टून होते हैं टीवी के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं किसी का नाक बड़ा है, किसी के कान बड़े हैं, कुछ होता है। तो बच्चों को हम लोग कार्टून ना बनाएं, बल्कि उनको एक पूरा जीता जागता इंसान बनाएं। ताकि एक मेरा ख्याल है इस सारी कॉन्वर्सेशन में आपकी जो GK है, जनरल नॉलेज है रिगार्डिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स, आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। You can use the word general knowledge. I am saying that मुताले की आदत, study habits, ये, और उसमें जो मिले पढ़ें, जहाँ मिले पढ़ें, और जब वक्त मिले पढ़ें, बल्कि वक्त बनाएं और पढ़ें। ज़बरदस्त, बड़ी वो इंफॉर्मेटिव टॉक थी मेरे लिए, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, एक नई चीज़ मुझे जानने को मिली है। लेकिन मैं चाहूँगी सर लास्ट हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ या यंगस्टर्स के साथ कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें। There is no shortcut to success. We need to work hard. And ये जो हम कहते हैं कि जी अब तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट कोई नहीं होती। आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, एंड आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जो सर्टेन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ग्रेजुएट्स हैं, तो वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। उनकी भी लाइफ सेट नहीं है। ये जो बात आप समझते हैं कि जी सिविल सर्विस एग्जाम CSS-PMS कर लेंगे लाइफ सेट हो जाए, लाइफ सेट की डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी वेग है। हमें अपने पैदा होने से लेके आखिर मरने तक हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। वी आर सपोज्ड टू डू दैट। हाँ, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव टॉक और मैसेज एज वेल, क्योंकि हम बीइंग अ यंगस्टर्स शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं, हमारे अंदर उस तरह से कंसिस्टेंसी किसी चीज़ की नहीं है। तो मेरा ख्याल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक्चुअल में बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।